ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखना है डिक्शनरीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं और इनको हम डिक्शनरीज क्यों कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिक्शनरीज पे हम डिफरेंट जो मेथड्स या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्लियर? जी मैम, पहुंच ठीक रही है। है। ओके। अब डिक्शनरीज हम रियल लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं ना, सुना होगा ना आप सबने वर्ड्स डिक्शनरीज क्या होती हैं। कोई बताएगा मुझे क्यों यूज करते हैं हम डिक्शनरीज और कैसे यूज करते हैं। अनम्यूट करके बता दें तो बेहतर है। अच्छा, चैट में हमें आंसर मिला है कि हम डिक्शनरीज को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हम तो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते ना, वो तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसमें स्टोर होती है, हम तो उसको लोकेट करते हैं, उसको ढूंढने के लिए यूज करते हैं, ऐसा ही है ना। अब डिक्शनरीज में एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स होते हैं, उसमें हर वर्ड की एक की होती है। आपने जो भी वर्ड देखना है आप उस सीक्वेंस में जाते हैं और वहां पे उसका आपको मीनिंग मिलता है, ऐसा ही होता है ना। देखें, जो भी आंसर करना चाहते हैं ना वो अनम्यूट करके करे तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसी तरह से ये जो डिक्शनरीज हम पाइथन में बनाते हैं ना, उनका भी वही मकसद होता है। जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरीज होती हैं या किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरीज हम देखते हैं, उसमें एक की होती है, जो वर्ड है उसको हम की कहते हैं ना, और आगे उसकी डेफिनेशन है, वो उसकी वैल्यू है। आप इस तरह से समझ लें। ठीक है। पाइथन की डिक्शनरीज में भी ऐसे होता है कि हम इंफॉर्मेशन को पेयर्स में स्टोर करते हैं, पेयर्स में। ठीक है। और वो पेयर क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। लेट्स से कि आपके पास एक क्लास की लिस्ट है, तो अब आप उसमें हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। अभी तक बाकी जो डेटा टाइप्स हमने देखी हैं, लिस्ट और ट्यूपल्स, उन वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर बंदा है जो भी रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एसोसिएट होती हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट है, अब उसका एक नाम होता है, रोल नंबर होता है, ग्रेड है, सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हमें एक स्टूडेंट के साथ मल्टीपल चीज़ें अटैच करके स्टोर करनी होती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उस केस में हमारे पास होता है डिक्शनरीज का, जिसमें एक की होती है जो आइडेंटिफाई कर रही होती है उस बंदे को, या उस स्टूडेंट को, और आगे उसके सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो हम वैल्यूज़ में स्टोर करते हैं। अगर हम डिक्शनरीज की डेफिनेशन की बात करें, तो डिक्शनरी क्या होती है? अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन of items where each item has a key and value. It's written in, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सिंटेक्स क्या है इसका? कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं मैम, इसको। जी। अपनी स्क्रीन थोड़ी जूम कर लें। ओके, अब ठीक है। यस। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आई है। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बिल्कुल ये भी कलेक्शन टाइप है, जिस तरह ट्यूपल्स हैं या लिस्ट है। और इसमें आइटम को हम स्टोर इस तरह करते हैं कि की वैल्यू पेयर होता है। और इसको लिखने का तरीका है, इसका सिंटेक्स क्या है? इट्स रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। ये तो हो गई डिक्शनरी की डेफिनेशन। अब इसको बनाते कैसे, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम डिक्शनरी का कोई नाम रखेंगे ना। फॉर एग्जांपल अभी सिंपल हम देखते हैं कि डिक्शनरी, मैं इसका नाम रखती हूँ माय डिक्शनरी। ठीक है। आगे मैं लिखूंगी इक्वल्स और कर्ली ब्रेसेस। अब उस डिक्शनरी में मैंने एक की पहले लिखी है, जो वो होगी, उसका मैं नाम रख देती हूँ की वन, कॉलन, और आगे उसकी वैल्यू, वैल्यू वन। ठीक है। कॉमा, दो कीज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। फिर मैं लिखूंगी सेकंड की, कॉलन, और आगे उसकी वैल्यू, वैल्यू टू, फिर कॉमा,
इसी तरह मैंने कोई और भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, मैं लिखूंगी की 3। ये नाम्स हम अपने नेम्स जो है ना, ये हम अपनी मर्जी के हिसाब से देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपको बात का मफहूम समझ आए कि इस तरह से कीज और वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे की होती है, आगे उसकी वैल्यू। बात समझ में आ गई है? और फिर कर्ली यस। ब्रेसेस से हम उसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर सिंटेक्स होता है डिक्शनरीज का। अब जैसे हमने किसी क्लास की डिक्शनरी बनानी है तो हम उसका नाम क्या रख सकते हैं, स्टूडेंट का। स्टूडेंट इक्वल्स, अब स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका नेम होगा ना, नेम कॉलन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट है कोई फातिमा, ठीक है। कॉमा, आगे उसकी एज भी लिखनी है हमने, कॉलन, और एज उसकी हम लिख देते हैं 16। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इंट है ना, नंबर है, ठीक है, इसलिए इसके साथ डबल कोट्स नहीं आएंगे। और इसी तरह से उसका ग्रेड, कॉलन, और ग्रेड हम उसका कर देते हैं 10th, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ती है फातिमा। अच्छा, और सिटी कर देते हैं फातिमा की, तो कॉमा, कॉलन, दस का। ठीक हो गया। ये एक डिक्शनरी है जिसमें कितनी कीज हैं और उनकी कितनी वैल्यूज हैं, 4। ये की है नेम, आगे उसकी वैल्यू क्या है, फातिमा। एज की है, उसकी वैल्यू है 16। ग्रेड की है, इसकी वैल्यू है 10th। और सिटी है की, और इसकी वैल्यू है 10 का। और एक और चीज, कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। की एक ही की को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। अब रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो अब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका कोई रोल नंबर भी होता है और नेम भी होता है ना, ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर रही होती हैं एक स्टूडेंट को, ऐसा ही है ना। अब रोल नंबर तो हर स्टूडेंट का यूनिक होता है ना, क्योंकि रोल नंबर नेम्स तो सेम हो सकते हैं। अब दो फातिमा भी हो सकती हैं क्लास में, दो आयशा भी हो सकती हैं, तो फिर उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी फातिमा है, या जब भी कोई भी जैसे उसका रिजल्ट बनाना है या कुछ, तो उनको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरे से हम क्या करते हैं, रोल नंबर्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी तरह डिक्शनरीज में, पाइथन में भी की यूनिक होनी चाहिए, ताकि हम पता चले कि हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं, और उनकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक और डिक्शनरी बनाते हैं हम, उसका नाम है स्टूडेंट्स कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब मैंने इसकी को नाम दिया है 1 का, ठीक है। जिस तरह हम बिल्कुल रोल नंबर्स होते हैं एग्जैक्टली हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आयशा, की नंबर 2 है, उसकी वैल्यू कर देते हैं हम आमना, कॉमा, की नंबर 3 की वैल्यू फातिमा, कॉमा, और 4 पे कर देते हैं फिर हम अफीफा लिख दे। चलो फीफा लिख देते हैं, कॉमा, 5 पे हम कर देते हैं अब आमना, ठीक है। इस तरह से हो सकता है क्या, ये मैंने ठीक बनाई है डिक्शनरी? यस। यस। क्यों, रीजन क्या है इसकी? क्या मैं दो कीज बना सकती हूँ विद सेम नेम? नो। हाँ। नहीं मैम। नहीं, दो कीज के नाम सेम नहीं हो सकते, लेकिन उनकी वैल्यूज सेम हो सकती हैं, ठीक है। अब यस। क्या मेरे पास दो लोग हो सकते हैं, दो स्टूडेंट्स जिनका ग्रेड सेम है? नो। यस मैम, ग्रेड्स पॉसिबल हो तो है। सकते हैं ना, ग्रेड तो सेम हो सकता है, ग्रेड तो वैल्यू है ना उसकी, ठीक है। जिस तरह 10th है, अब 10th क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, और लेकिन मेरे पास ऐसा हो सकता है सिचुएशन या कंडीशन के जहाँ पे दो रोल नंबर सेम हो? नहीं। नो मैम, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 बनाई है, इंफॉर्मेशन 5 दी है
स्टूडेंट्स के अंदर स्टोर की है हमने, उसमें हमारे पास 5 कीज हैं और वैल्यू ये वाली रिपीट हो रही है, ऐसा कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखते, यहाँ भी इसको 2 कर देते तो वो वैल्यू नल हो जाती। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिक्शनरीज में हम और क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, डिलीट करना होता है, क्या वो सब हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिक्शनरीज भी म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होती हैं। इनको हम क्रिएट करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्फो कॉलन सारा कॉमा एज कॉलन 17 कर देते हैं, और क्लास ग्रेड कर देते हैं हम, चलो 10th ही कर देते हैं। और सिटी इसका। अब मैंने कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है इस स्टूडेंट की, तो मैं कैसे करूँगी? मैं लिखूंगी सबसे पहले स्टूडेंट इन्फो, जो उस डिक्शनरी का नाम दिया मैंने उस वेरिएबल का। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, और मुझे उसका अगर नेम एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी नेम। ठीक है। अब इसको प्रिंट भी करवा देते हैं हम इंफॉर्मेशन, ताकि हमें पता चले क्या हमने एक्सेस किया है। तो मैं इधर लगा दूंगी पेरेंथिसिस। इसको रन करेंगे। जिसका इन्वर्टेड कॉमास लगने। हाँ, सॉरी, डबल कोट्स मिस कर दिए। ठीक है। क्या एक्सेस किया यहाँ पे हमने? उसका नेम, तो उसने प्रिंट करके बता दिया। इसी तरह से मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की एक्सेस करनी है तो यहाँ पे मैं वो चेंज कर दूंगी। मैं इधर लिख दूंगी क्लास, तो वो क्लास प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है एक्सेस करने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेड, तो फिर क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा? एरर फिर कर अवेलेबल ही नहीं है ग्रेड। हाँ, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि की एरर, यानी कि की एरर क्यों कह रहा है? कि ये की तो मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की हुई। सही है। और सिटी टस का। अच्छा, अब अगर इसका बेटर वे ये होता है कि हम यहाँ पे ना गेट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसमें जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ ना स्टूडेंट इन्फो के आगे गेट, और सिटी, या जैसे यहाँ भी हमने कहा था कि ग्रेड तो डिफाइन नहीं है, इधर ग्रेड लिख के आगे कॉमा और नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लिसिटली हमें बता देगा कि ये चीज़ तो आपने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की हुई। अच्छा, यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि इधर पेरेंथेसिस आएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमने अ, अपनी डिक्शनरी को मॉडिफाई करना है, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम इसको नाम देते हैं फेवरेट सब्जेक्ट, कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, स्टूडेंट का नाम क्या रखें हम यहाँ पे? आयशा रख लें। आयशा एक स्टूडेंट, उसके फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है।
और सेकंड स्टूडेंट है हमारे पास सारा। कॉलन, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। कॉमा, आयशा तो हो गया ना। आमना, कॉलन, इंग्लिश। अब मैंने अगर एक्सेस करनी है किसी स्टूडेंट की वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगी, जो अभी ऊपर करके आए हैं हम? कैसे लिखूंगी? ये डिक्शनरी का नाम लिखेंगी, फेवरेट सब्जेक्ट, हम्म। फिर डॉट गेट करेंगे, फिर उसके अंदर वैल्यूज देंगे। फेवरेट सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सी ब्रैकेट लगाऊंगी? स्क्वायर। फिर मतलब की और वैल्यू। स्टूडेंट का नाम, और इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट और लगा देंगे पैरेंथेसिस। फेवरेट सब्जेक्ट, स्पेलिंग एरर आ रहे हैं, ये क्यों एरर दे रहा? मैम ऊपर आपने रन नहीं किया लग रहा है फेवरेट सब्जेक्ट वाले उसको। अब चला है। ऊपर प्रिंट करवाना है फिर रन होगा ये। हाँ। नहीं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। चलिए देख लेते अब हो जाएगा मैम। यस। ठीक है। ठीक है, सारा का फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। अब अगर यहाँ पे हमने चेंज इसको ऐसे करना है कि आयशा का भी हमने चेंज करना है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस है, ठीक है, उसका माइंड चेंज हो गया, तो हमने साइंस ही उसको भी असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे वैल्यू असाइन करेंगे? फेवरेट सब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, आगे नाम लिखेंगे हम आयशा का, और उसको हमने असाइन करनी है न्यू वैल्यू, तो इक्वल्स डाल के आगे हम डबल कोट्स में वो वैल्यू लिख देंगे जो हमने उसको असाइन करनी है, साइंस। ठीक है। अब जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? आयशा साइंस, सारा साइंस और आमना इंग्लिश। ठीक है, जो नई वैल्यू हमने दी है वो उसने जाके उसके अंदर स्टोर कर दी है, तो इस तरह से डिक्शनरी मॉडिफाई होगी ये। सही है। अब अगर हमने ये तो हमने एक वैल्यू चेंज की है ना, एक की को नई वैल्यू असाइन कर दी है। अगर हम एक नया पेयर ऐड करना चाह रहे हैं पूरा, क्या वो हम कर सकते हैं? मतलब नए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो यस वो भी मैम। हम कर सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट, और बिल्कुल उसी तरह से वही सिंटेक्स है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल रिदा, आगे डालेंगे हम इक्वल्स और उसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उर्दू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो उसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। नई की वैल्यू पेयर भी ऐड हो गया। ठीक है। अब अगर हमने देख लिया कि वैल्यू को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं और नया पेयर कैसे ऐड करते हैं, अब अगर हमने इसको डिलीट करना है फिर क्या करेंगे? डिलीट के लिए हम यूज करते हैं डेल कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट फॉर डिलीट। आगे हम उसका नाम लिखते हैं डिक्शनरी का, और उसमें से जो वैल्यू हमने डिलीट करनी है वो लिख देते हैं आगे।
अब ये पहले ये थी, और अब उसमें से आमना को उसने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, की भी और उसकी वैल्यू भी। सही है। अच्छा, इसके अलावा डिलीट करने के लिए हम पॉप डॉट पॉप का मेथड भी यूज कर सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट डॉट पॉप, और उसमें से रिमूव सारा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वो भी रिमूव हो गया, तो दोनों बेस से हम एक ही काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि हमारे पास कीज ना यूनिक नहीं है, वही जैसे जो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि कीज यूनिक होनी चाहिए। तो अगर मिस्टेक कर दी है हमने और दो वैल्यूज को सेम की असाइन कर दी है, तो फिर क्या होगा? कॉमा टू सारा, कॉमा अबीहा। तो अब क्या प्रिंट होगा जब मैं इस डिक्शनरी को करूंगी? एरर देगा डुप्लीकेशंस की। एरर्स देगा? जी। अच्छा, रन करके देखते हैं क्या कह रहा है वो। वन अबीहा, टू सारा। ओवरराइड कर दिया उसने वैल्यू। ओवरराइट कर दिया, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ओल्ड वैल्यू है ना की वन की, वो आयशा है, उसने नई वैल्यू से उसको ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट का मतलब पता है ना? जी जी। बाकी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ मैं। ओवरराइट, ठीक है। ओवरराइट का मतलब है कि जो पहले मौजूद इन्फॉर्मेशन है ना उसके ऊपर राइट कर दी है उसने, और वो इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई है, नई इन्फॉर्मेशन को उसकी जगह स्टोर कर दिया। मैंने यहाँ पे वन की पे आयशा स्टोर किया हुआ था, लेकिन दोबारा मैंने वन पे जब अबीहा किया ना तो उसने नई इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखा है। ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए डिक्शनरी में, ताकि डेटा लॉस ना हो। अब ये तो डेटा लॉस हो गया ना, अब जैसे वन पे आयशा थी उसका तो डेटा रिमूव हो जाएगा सिस्टम से अगर हमने मिस्टेक कर दी और कीज यूनिक नहीं रखी। ठीक है, कुछ और ऑपरेशंस और मेथड्स देख लेते हैं हम डिक्शनरीज के साथ। एक डॉट कीज का मेथड होता है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है नाम, ठीक है। डॉट कीज, ठीक है। ये मेथड यूज करते हैं हम अगर हमें सिर्फ कीज चेक करनी है, सिर्फ कीज को एक्सेस करना है कि इस वक्त डिक्शनरी में मौजूद कितनी कीज है। तो कीज कौन कौन सी हैं? वन और टू है। ठीक है। और अगर हमने चेक करना है वैल्यूज को, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कीज की जगह वैल्यूज, स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज। तो वो सिर्फ वैल्यूज मौजूद हैं जो उनको बता देगा। फिर एक हमारे पास मेथड होता है, मैं सेपरेट लिख देती हूँ ताकि बाद में आप लोग भी इसको देख लें। ठीक है, वैल्यूज के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, और कीज के लिए डॉट कीज मेथड। और एक मेथड होता है स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स। ये मेथड हमें क्या बताता है? ठीक है, इस तरह से ये डॉट आइटम्स मेथड की वैल्यू पेयर्स को एज ट्यूपल्स रिटर्न कर देता है। अब अगर हमने सिर्फ कीज को या सिर्फ वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना, हमें दोनों इंफॉर्मेशंस चाहिए, तो फिर हम डॉट आइटम्स मेथड को यूज करेंगे। ये कोड को क्लीनर वे में इजियर टू अंडरस्टैंड बनाता है हमारे लिए। ठीक है। और जब भी हम मैनुअली आइटम्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हम ये चाहते हैं ना कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और एक ही गो में हम कीज के वैल्यूज और दोनों चीज़ों को, पेयर्स को एक्सेस कर लें, तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद एक आता है डॉट अपडेट मेथड।
डॉट अपडेट मेथड यूज होता है डिक्शनरीज को मर्ज करने के लिए। अगर कोई ओवरलैपिंग कीज हैं तो फिर जो सेकंड डिक्शनरी है ना वो पहली डिक्शनरी की वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। एक डिक्शनरी हम बनाते हैं, उसका नाम है डिक्शनरी वन। उसमें वैल्यूज हैं ए कॉलन वन, कॉमा बी कॉलन टू। ठीक है। और सेकंड डिक्शनरी है हमारे पास, उसका नाम है डिक टू। उसमें वैल्यू है बी कॉलन थ्री, कॉमा सी कॉलन फोर। अब मैं इसको यूज करती हूँ डॉट अपडेट मेथड को। यहाँ पे टिक्ट वन डॉट अपडेट टिक टू प्रिंट टिक्ट वन। तो क्या हुआ यहाँ पे ए डिक्शनरी वन में ए की वैल्यू थी वन और बी की थी टू। डिक्शनरी टू में बी की वैल्यू क्या है थ्री और सी की क्या है फोर। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बी की वैल्यू उसको दी है ना, क्योंकि कीज तो यूनिक होती हैं। बेशक ये डिक्शनरी सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन कीज यूनिक होती हैं, तो उसने उस वैल्यू के साथ इस की को अपडेट कर दी है। ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम डॉट अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं ओवरराइट करने के लिए। अब अगर हमने डिक्शनरीज को क्लियर करना है, एम्प्टी करना है, तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डॉट क्लियर। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स वाली डिक्शनरी है, तो यहाँ पे अगर मैं डॉट क्लियर मेथड यूज कर लूंगी क्या हो जाएगा, खत्म। क्या आ रहा है, नन। इसमें तो कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है डिक्शनरी। अच्छा, अगर हमने डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करनी है तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंपल लेंथ मेथड यूज करेंगे। ठीक है। थ्री। वो बता रहा है कि इस वक्त डिक्शनरी वन में तीन आइटम्स मौजूद हैं। तीन है ना, ए है, बी और सी है, तो वो उसकी लेंथ बताता है हमें। और अगर इस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, हमें पता करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि डिक्शनरी के अंदर कितनी आइटम्स हैं, तो हम डायरेक्टली सिंपल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने ट्यूपल्स और लिस्ट में देखा था कि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को अलाउ करते हैं। अभी तक हमने ये देखा ना, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं हम इसमें, और इंट भी करते हैं। इसी तरह डिक्शनरी भी हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउ करती है। इसमें भी हम इंट, स्ट्रिंग, इवन लिस्ट और ट्यूपल्स को भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इवन और डिक्शनरीज को भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अदर डिक्शनरीज को भी। उस डिक्शनरी को हम नाम देते हैं नेस्टेड का। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरीज क्या मैम होती हैं इस अब। स्टेप को दोबारा रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। ये स्टेप या जो भी मैंने बात की है वो, ये ऊपर वाला जो आपने पूरा किया है वो लेंथ वाला। लेंथ वाला। लेंथ सिंपल ये है कि हमने देखना है कि डिक्शनरी के अंदर कितनी आइटम्स मौजूद हैं, उसकी लेंथ क्या है। लेंथ यही होती है, जैसे अगर स्कूल में है ना आपकी स्ट्रेंथ होती है क्लास की, स्कूल में कितने बच्चे हैं होती है ना, इसी तरह से ये लेंथ मेथड हमें बताता है कि डिक्शनरी के मौजूद अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है। तो इसके पेयर्स के हिसाब से मतलब देखता है इसको कि पेयर्स कितने हैं। तो इसमें इस वक्त डिक्शनरी वन के अंदर तीन पेयर्स है ना, क्योंकि हमने देखे यहाँ पे डिक्शनरी वन को अपडेट किया डिक्शनरी टू के साथ। डिक्शनरी वन हमने पहले बनाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसमें हमने दो पेयर स्टोर किए, ए वन और बी टू। फिर हमने डिक्शनरी टू बनाई, उसमें हमने दो आइटम स्टोर किए, बी थ्री और सी फोर। फिर हमने यहाँ पे डॉट अपडेट मेथड यूज करके डिक्शनरी वन को डिक्शनरी टू के साथ अपडेट कर दिया है भाई। यानी कि हम कह रहे हैं कि इन दोनों डिक्शनरीज को मर्ज कर दो, मतलब मिला दो, एक ही डिक्शनरी बना दो। और उसको अपडेट करो कि डिक्शनरी टू वाली जो वैल्यूज है ना वो ओवरराइट कर दें डिक्शनरी वन की वैल्यूज को। तो यहाँ पे तो ये तो यूनिक थी कि ए वन था, वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बी यहाँ पे टू था। यहाँ जब ये डिक्शनरी टू से अपडेट करेगा डिक्शनरी वन को, तो ये देखेगा कि यहाँ पे तो ये दो की सेम है, तो ये वाली वैल्यू बी के अंदर स्टोर कर देगा, इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो यानी कि बी थ्री आ जाएगा इस डिक्शनरी के अंदर।
और सी एज इट इज 4 आएगा। तो इस वक्त 3 पेयर्स मौजूद हैं डिक्शनरी 1 के अंदर। और जब हम उसकी लेंथ चेक करेंगे तो वो बिल्कुल हमें यही बता रहा है कि डिक्शनरी 1 में इस वक्त 3 आइटम्स मौजूद हैं। समझ आई अब? यस ये मैम। देख लें, यहाँ पे डिक्शनरी 1 को भी प्रिंट करा के हमने देख लिया, इसमें इस वक्त ये 3 आइटम्स मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलें फिर। यस। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि हम मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं ना, मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरीज में। इसमें हम नेस्टेड डिक्शनरीज भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक पॉप आइटम मेथड होता है, डिक्ट वन डॉट सबसे पॉप लास्ट आइटम। रिमूव करेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पॉप आइटम मेथड क्या करता है, जो लास्ट इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू है ना उसको रिमूव कर देता है। लास्ट पे कौन सी है, C4 है ना, तो उसने रिमूव कर दिया उसको। अच्छा, डिलीट का हमने मेथड देखा ऊपर। डिलीट क्या करता है कि डिक्शनरी को कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए भी यूज हो सकता है। या इधर तो हमने डिलीट कीवर्ड यूज करके एक वैल्यू डिलीट की थी ना, एक की, ये वाली। तो हम कंप्लीट डिक्शनरी को अगर हमने रिमूव करना है वो भी हम कर सकते हैं। फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, डेल का कीवर्ड लिखेंगे और आगे डिक्शनरी का नेम लिख देंगे, तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों आ रहा है, नेम एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये इसलिए आ रहा है कि मैं डिक्शनरी 1 को मैंने यहाँ पे डिलीट किया है, यानी उसके अंदर जो भी आइटम्स है वो सारी रिमूव हो गई हैं, वो बिल्कुल खाली हो गई है। फिर मैं जब वो प्रिंट करा रही हूँ नेक्स्ट लाइन में, मैं उसको कह रही हूँ डिक्शनरी 1 प्रिंट करो। तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल उलट हो गई है ना, कि अभी ऊपर मैंने डिलीट कर दी है डिक्शनरी तो वो प्रिंट क्या करेगा। तो नेम एरर इसलिए आ रहा है कि डिक्ट 1 इज नॉट डिफाइंड, कि वो तो मौजूद ही नहीं है, वो सिस्टम से डिलीट हो चुकी हुई है। तो इसलिए अभी इसको प्रिंट नहीं करा सकता। सही है। अच्छा, डिक्शनरी को अगर हमने अपडेट करना है, ये भी हमने देख लिया है। और नेस्टेड डिक्शनरीज की बात कर लेते हैं। नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं डिक्शनरीज इनसाइड अदर डिक्शनरीज। ठीक है, ये क्यों यूज़फुल होती है नेस्टेड डिक्शनरीज? ये स्ट्रक्चर उस वक्त यूज़फुल होता है जब हमने ज़्यादा कम्प्लेक्स या एडवांस डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और उसको हमने एक रिलेट करके रखना है, ग्रुप करके रखना है, तो फिर हम नेस्टेड डिक्शनरीज यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। वही हम स्टूडेंट्स वाली देखते हैं कि अगर हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और वो हमने स्टोर करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि अलग अलग लिस्ट या वेरिएबल्स बनाते रहेंगे? नहीं, वो तो बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, मेमोरी भी लेगा। तो हम उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट है आयशा, कॉलन, फिर कर्ली ब्रेसेस, और आयशा की एज है कॉलन 15, ठीक, कॉमा, ग्रेड कॉलन ए, कॉमा, और सब्जेक्ट्स कॉलन। अब सब्जेक्ट्स मल्टीपल है ना, एक सब्जेक्ट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स लिख देते हैं हम। एक है मैथ, कॉमा, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये बन गई एक
डिक्शनरी, फिर इधर कॉमा इसके बाद भी लगाएं क्योंकि यहाँ पे ये डिक्शनरी क्लोज हो रही है, अब नेक्स्ट डिक्शनरी हम बना रहे हैं। तो उसमें स्टूडेंट का नाम हम कर देते हैं ये सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आमना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पूरी एक डिक्शनरी है ना, और उसके अंदर आयशा की है, सारा की है, आमना भी की है, ये तीन कीज हैं और आगे इनकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स, और इसके अंदर ये भी डिक्शनरी है। ठीक है ना, यानी इसको कहते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरीज विद इन अदर डिक्शनरीज। और इन डिक्शनरीज को अगर हमने इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। सिंपल डिक्शनरीज का तो हम देखा ना, तो अगर नेस्टेड डिक्शनरी में वैल्यू एक्सेस करनी है फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हम मेन डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और उसके अंदर जो की है आयशा, अगर हमने आयशा की एज एक्सेस करनी है तो उसके बाद हम वो लिखेंगे और इसको फिर प्रिंट करा लेंगे। तो मुझे बता रहा है कि ये जो मैंने उसको कमांड दी है कि ये डिक्शनरी है मेन, उसके अंदर ये की है, उसके अंदर ये वाली की, उसकी वैल्यू बताओ मुझे, तो वो बता रहा है कि 15 है। इसी तरह से मैं सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर ये आमना है ना, उसके सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, अगर मैम हमें सिर्फ एक स्टूडेंट का मतलब सारा डेटा गेट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? सिर्फ नाम लिखेंगे? जी, आगे देखते हैं हम इसको, मजीद कुछ चीज़ें भी इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो इनर डिक्शनरीज है ना, आउटर डिक्शनरी ये है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनर डिक्शनरी स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रही है। अब क्लास में तो इसी तरह होता है ना कि हम पूरी क्लास की एक डिक्शनरी तो नहीं बना सकते, हमें हर स्टूडेंट का डेटा अलग से स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, तो इसलिए नेस्टेड डिक्शनरीज इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनर डिक्शनरीज है, ये कौन सी वैल्यूज को स्टोर कर रही है, एज की, ग्रेड और सब्जेक्ट्स की फॉर ईच अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे कुछ टाइम देंगे बात करने के लिए? यस सर, श्योर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। क्या हाल है वालेकुम आप सब सलाम। लोगों के? वालेकुम अस्सलाम सर। जी तो अभी हमारी एक स्टूडेंट को दुबई एआईसीटी में जॉब मिल गई है, तो वो माशाल्लाह दुबई चले गई हैं। तो दिस इज़ ग्रेट सक्सेस। इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब इन दुबई, स्पेशली इन द एआईसीटी, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया से कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट हैं। सर। थैंक यू। तो सर उनका बैकग्राउंड वगैरह क्या था? बैकग्राउंड बीसीएस किया था भाई, 3.3 सीजीपीए था और हाईकोर्ट गुरु पे रेगुलर थे। यही यूएसए क्वेश्चन क्यों था नहीं गई? आपका? क्या चीज़? सर यूएसए क्यों नहीं गई? यूएसए के लिए अप्लाई कर रही हैं वो। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ वो अप्लाई कर रही हैं, लेकिन दरम्यान में ये चांस मिला तो ऑब्वियसली दैट इज़ बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए। सर तो मेरा कोई क्वेश्चन है, लेकिन स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्या कर सकता हूँ, या स्कॉलरशिप के जो वेबिनार है उसमें, या नहीं वो करें उसको। क्वेश्चन, बिल्कुल करें, अच्छा दिस इज़ द राइट सर। प्लेटफॉर्म। सर मैं जीसीयू से 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ, और साथ में मैं जब 5th सेमेस्टर में था तो मैंने वीयू से दूसरा सीएस स्टार्ट किया था। और जब मैं स्टार्ट करने वाला था तो मैंने स्लैक पे मैसेज किया था, क्योंकि उसी वक्त ही मैं नया नया था हाईकोर्ट ग्रुप पे। मैंने मैसेज किया कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि मैं साथ में ये करूँ। तो आंसर है कि हाँ, मतलब ये बेनिफिशियल होगा और आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। अच्छा,
तो मैंने आपसे भी पूछा तो आपने ये गाइड किया कि आप सीएस के थ्रू ही मतलब स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, आप अपनी इस डिग्री को जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेकिन फिर मैं स्लैक पे कुछ देख रहा था, कुछ बीएस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे, तो और इसके अलावा एक आई थिंक वेबिनार भी हुआ है, वो इंग्लिश के बैकग्राउंड से उन्होंने स्कॉलरशिप ली है यूएसए में। तो सर उस वक्त से लेकर अब तक मतलब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि आया मुझे जो है वो इंग्लिश के थ्रू अपनी जो है वो मेहनत करनी चाहिए और स्कॉलरशिप हासिल करनी चाहिए या नहीं, या मैं मतलब अपने मेरे ख्याल कंटिन्यू में नहीं करूँ करनी क्या? चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश के स्कॉलरशिप हैं वो शायद 1000 टाइम्स लेस होंगे एज कम्पेयर टू सीएस के। और इंग्लिश के आगे जॉब्स कोई नहीं है, क्या करेंगे उसके बाद आप? तो सर अब मैं बस क्लियर एक पाथ लेना चाहता हूँ कि मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ ना भाई, इंग्लिश की जॉब्स नहीं है। इंग्लिश की कहाँ जॉब्स हैं? क्या अमेरिका में आप इंग्लिश टीचर बन सकते हैं? आई डोंट नो सर, मे बी। ऑफ कोर्स नहीं बन सकते। क्या कोई पठान पेशावर से उठ के, जिसका पेशावर का एक्सेंट हो, वो लाहौर में आकर उर्दू का टीचर बन सकता है? नो बेशक वो सर, एमए उर्दू कर ले। बिल्कुल नहीं सर। हाँ, तो इसी तरह आप भी नहीं बन सकते। तो एमए इंग्लिश करने के बाद कैरियर कोई नहीं है। ओके। राइट। ओके सर। लेकिन आपने इतना टाइम लगाया तो कंप्लीट कर लें डिग्री को। लेकिन अदरवाइज जो है ना, ऑब्वियसली उसमें जॉब्स कम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माय नेम इज अक्सा। जी क्वेश्चन करें अपना। मैं ये बोल रहा था कि मेरी 2026 में डिग्री हो रही है, और जैसा कि मैंने आपके वेबिनार वगैरह भी सुने और स्लैक पे अभी मैं एक सेशन पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे जो आइडिया है कि आप कहते हैं कि स्टडी के दौरान आपको जॉब वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो सर स्टिल मैं पहले ही हम मतलब कुछ सेविंग वगैरह करके या जो भी है वो फीस हम पे कर रहे थे, तो हम फीस पे कर लेंगे, ठीक है, वो मेरी होगी डिग्री इंग्लिश की 2026 में। बट सर मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मेरे लिए जॉब के अलावा अपनी सीएस की डिग्री कंप्लीट करना, तो तो मेरा ये उसके लिए मिनिमल जॉब कर लें जो आपको चाहिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माय नेम इज अक्सा। आई एम फ्रॉम क्लास P9। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आप कहाँ से? डस्का। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप डूइंग मोटिवेशन इट। हासिल कर सकें। और जो है, क्या कहते हैं कि कंप्यूटर सीखने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर हमें जिससे हम मोटिवेशन हासिल कर सकें। जी मैं मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त काम है, और आप लोग सर जारी रखें, और कंप्यूटर की एजुकेशन से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Sir, my name is Insha, and I have done my bachelor's degree from in 2024, and currently I'm doing. Sir, currently मैं information system में हूँ, एपसेक्स के आर्मी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो सर मैंने अभी रिसेंटली आई गॉट गुरु ज्वाइन किया है फॉर द स्कॉलरशिप। और सर ये है कि सर मैंने 2026 में करना था, लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी और वो फिर जो सारा प्रोसेस है वो 2027 में जाके कंप्लीट होगा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे। मतलब 1 ईयर। और सर इसके लिए मतलब अगर मेरा गैप हो गया क्योंकि मैंने 2024 में किया है, तो सर इस गैप को मैं किस तरह इस तरह यूटिलाइज करूं कि ताकि मैं फिर अच्छी तरह प्रिपेयर होके और स्कॉलरशिप के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाऊं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एज वेल, लेकिन उसके साथ जी, साथ मैं कंप्यूटर। गैप का कोई मसला नहीं होता। हमारे जो ओके सर। स्टूडेंट्स गए हैं 12 साल गैप, 15 साल गैप नॉर्मल बात है। ओके सर। और सर मैं अपनी कौन सी स्किल को बहुत इनहेंस करूं ताकि मुझे क्लासों एज में मैं। पढ़ाएं, आपको पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ओके सर।
सर आई एम फ्रीलांसर Okay. एज वेल, और क्योंकि मैं 2 उसको बंद कर जॉब्स दें, मैनेज कर उसको बंद कर दें। फ्रीलांसर। जी, ठीक है आपको पढ़ाने सर। की बहुत इसके लिए सख्त कैसे, ज़रूरत है। सर इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है सर? क्योंकि सेलेक्ट है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन डीएसए एज वेल और पाइथन। मैंने जैंगो के साथ भी काम किया, और मैंने जी 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 जी, आर्मी के लिए एक फ्लैग पे कहें कि मैंने पढ़ाना है तो जी जी आपको चांस मिल जाएगा। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना था कि क्या लॉ के स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि आई कोड गुरु को ज्वाइन करें और फिर देन और जी, अगर उन्होंने एआई सीखनी और पाइथन सीखनी है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना तो ज्वाइन कर सकते हैं। सर बाहर का अगर उनका कोई चांस है, मतलब लाइक हम तो ये स्टेम के उनको स्टूडेंट हैं। जी जी जी, उनको देखना पड़ेगा कि उनका प्रोसीजर क्या है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, लॉ के ओके बारे में। सर। अस्सलामुअलैकुम सर। जी, हैंड रेज कर लें और ऑर्डर में जी आए मैंने तो हैंड अहमद रेज किया हुआ है। जी, मैं के अहमद पहले आप क्वेश्चन कर क्वेश्चन लूँ, करें। मैंने काफी देर से जी हैंड जी रेज किया हुआ है। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो आइल्स का स्कोर है वो 7.5 है, और मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ यूके को। एडमिशन मेरा हो गया हुआ यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनवरी में मैं फ्लाई करूँगा, 15 जनवरी तक। अभी तक जो मेरी स्किल सेट है उसमें पाइथन है, डीएस है, उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस, ये वाली स्किल्स है मेरे पास। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे एक दोस्त हैं वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। 40 ईयर्स एज है उनकी, मेरी 25 है। उनका 10 साल का ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है अमेजोन पे और ईबे पे। मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम जब ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरे साथ वहाँ पर ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो जाओ, और फिर स्टडीज़ के बाद अपना जो अकाउंट है या अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करके अपना बिजनेस वगैरह लॉन्च कर लेंगे। एक तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी, जो मेरा प्लान मैंने बनाया हुआ था पहले, वो था फैंग का, जिसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा था। मैंने डीएसए किया, बाकी सब कुछ किया, और मैं अपने आप को फैंग में देख रहा था मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के बाद। लेकिन अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। मेरा